हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। और हम लोग बहुत तेजी से पढ़ाई कर रहे हैं बी फार्मा 6th सेमेस्टर का। और 6th सेम में हम लोग एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। और बायोटेक्नोलॉजी का यूनिट नंबर 3 तक खत्म हो चुका है और हम लोग यूनिट नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। और यूनिट नंबर 4 में हम लोगों ने इम्यून सिस्टम और इम्यून सिस्टम के सारे रिएक्शंस को डिस्कस कर रहे थे। और उसी कड़ी में हम लोग का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी को एक बात और बोलते हैं एलर्जी, तो इसको हम एलर्जिक रिएक्शन भी कह सकते हैं। यानी आपसे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के नाम पे या एलर्जिक रिएक्शन के नाम पे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि व्हाट आर द एलर्जिक रिएक्शंस एंड व्हाट आर द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो एक बात आपको समझ आ चुकी है, अगर आपने मेरा पहला लेक्चर देखा था आपको एक चीज वहां से क्लियर ये हो चुकी थी कि हमारे बॉडी में एक होता है आईएस साहब। आईएस साहब का मतलब है इम्यून सिस्टम। और ये इम्यून सिस्टम हमारे शरीर में करता है, ये डिफेंस मैकेनिज्म कार्य करता है। जब भी बाहर से कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी के अंदर अटैक करता है, जब हमारी बॉडी में अटैक करता है तो ये इम्यून सिस्टम एक डिफेंस की तरह काम करता है और हमें इन सब से बचाता है। जैसे हमारे शरीर में, हमारे देश में हमारी आर्मी होती है, वो आर्मी हमें बाकी लोगों से जो बाहरी घुसपैठिए हैं या अंदर के घुसपैठिए हैं उनसे हमारी रक्षा करती है। इम्यून सिस्टम ऐसे काम करता है। लास्ट क्लास में हमने देखा कि इम्यून सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। आपने लास्ट क्लास में देखा था टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम में आपने देखा था कि जो इम्यून सिस्टम है बेसिकली दो प्रकार का था। एक था ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम और दूसरा था सेलुलर इम्यून सिस्टम। मैंने आपको वहां भी बताया था कि ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम बेसिकली एंटीबॉडी के द्वारा काम करता है और सेलुलर इम्यून सिस्टम बेसिकली सेल के द्वारा काम करता है। इसके लिए बोन मैरो यानी बी सेल इंपॉर्टेंट है, इसके लिए टी सेल यानी थाइमस सेल, उसमें टीसी सेल, थाइमस किलर सेल, थाइमस मेमोरी सेल, थाइमस हेल्पर सेल, अलग अलग प्रकार के सेल्स होते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहानी देखी। आज की क्लास में हम जानेंगे कि जब कोई आर्मी किसी दुश्मन को मारता है तो उसको मारने का मैकेनिज्म कैसा है, मारने का मैकेनिज्म कैसा है और उस मैकेनिज्म के बाद शरीर पे जो प्रभाव पड़ते हैं उस प्रभाव को ही हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जी कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए हमारे किसी मकान में, हमारे किसी घर में आतंकवादी घुस गए। अगर आर्मी वाले बाहर से उन पे अटैक करेंगे, गोला बारूद चलाएंगे, बम मारेंगे, जाहिर सी बात है वो आतंकवादी तो मर जाएगा, लेकिन वो घर, वो बंगला जिसमें वो छुपे हैं वो हमारा ही तो था, हमारे देश का ही था, वो भी बर्बाद हो जाएगा। यानी कि आतंकवादी तो मरा लेकिन हमारी संपत्ति का नुकसान हुआ और जो हमारा ये नुकसान है यही हमारे लिए एलर्जी है, यही हमारे लिए हाइपर सेंसिटिविटी है। यानी मुद्दे की बात ये हो गई कि जब भी किसी सेल के अंदर, ये मान लीजिए हमारा एंटीजन घुसा हुआ है और जब हमारा जो इम्यून सिस्टम इसको मारेगा, काटेगा, नष्ट करेगा तो ये हमारे सेल को भी डैमेज करेगा। जो हमारा बॉडी का सेल है या हमारे बॉडी का जो टिश्यू है दोस्तों वो डैमेज होगा और इसी डैमेज करने की प्रक्रिया को हम एलर्जी कहते हैं या हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या होते हैं, एलर्जी रिएक्शन क्या होते हैं और ये कैसे होते हैं। मैं आपको मोटा मोटा यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कैसे होते हैं। दोस्तों ये मान लीजिए कि ये हमारा कोई सेल है, ठीक है, ये हमारा कोई एक सेल और जैसे ही ये हमारा सेल है और हमारे सेल के ऊपर या हमारे बॉडी, मान लीजिए ये शरीर के अंदर की पार्ट है, ये आउटसाइड है और ये इनसाइड, शरीर के अंदर की बात है। और जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई वायरस, बैक्टीरिया आकर के हमारे सेल पे अटैक कर देता है तो हमारे सेल को यानी हमारी बॉडी को इन फॉरेन पार्टिकल से बचाने के लिए हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। इम्यून सिस्टम कौन? सेलुलर और ह्यूमोरल, एंटीबॉडी और सेल। और जैसे ही इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है वो इम्यून सिस्टम अपने कुछ दूत भेजता है।
अपने कुछ लोगों को भेजता है कि जाओ उसको मारो। और वो जो दूत है, वो दूत क्या है? वो दूत मास्ट सेल हो सकता है, वो साइटोटॉक्सिक किलर सेल हो सकता है, ठीक है, सेल हो सकता है, वो कुछ हमारे एंटीबॉडी हो सकते हैं जो उस एंटीजन के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये जैसे ही ये सारे आते हैं और ये अपना अपना केमिकल रिलीज करना शुरू कर देते हैं, ये सभी अपना अपना केमिकल रिलीज करना शुरू कर देते हैं। कहाँ रिलीज करते हैं? इस सेल के ऊपर, ताकि ये जो फॉरेन पार्टिकल यानी जो एंटीजन हमारे सेल के अंदर अटैक कर चुका है, इसको मारने के लिए ये जो दूत है, जो इम्यून सिस्टम के दूत है, ये इसको मारने के लिए यहाँ से रिलीज होते हैं और इसको मार के यहाँ से खत्म कर देते हैं। लेकिन जब मार के खत्म कर देते हैं तो बदले में जो सेल हमारा पहले ऐसे था, अब ये कुछ देर बाद ये सेल हमारा हमको इस स्थिति में मिलेगा, यानी पहले जैसा नहीं मिलेगा, बर्बाद मिलेगा। जिस होटल जिस बंगले में आतंकवादी रुके थे, उनको मारने के बाद होटल बंगला वैसे नहीं रहेगा, यानी जो नॉर्मल सेल और ये रिएक्शन के बाद का सेल। तो ये जो हमारे सेल के साथ कुल क्रियाक्रम हो गया, सेल में स्वेलिंग आ गई, सेल में रेडनेस आ गया, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, सेल से केमिकल रिलीज हो रहे हैं, ये जो सेल के अंदर कहानी हो गई, इसी को हम बोलते हैं इन्फ्लामेशन। यानी जब भी कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है, इन सब का इस पर अटैक करके इसको मारना, दिस इज कॉल्ड एलर्जिक रिएक्शन या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। और इस रिएक्शन के बाद सेल के रूप रंग में जो बदलाव आता है, सेल की जो दुर्गति होती है, उसी को हम इन्फ्लामेशन कहते हैं। यानी कि हमारे बॉडी में जब एंटीजन आता है तो एंटीजन मर तो जाता है, हमारा इम्यून सिस्टम काम तो करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मारने के बाद हमारा सेल पहले जैसा रहता है, हमारी बॉडी पहले जैसे रहती है, उस पर कुछ परिवर्तन नहीं होता। जी हाँ, हमें दर्द होता है, हमें तकलीफ होती है, बेसिकली क्या क्या चीजें होती हैं, हमें पेन होता है, पहला सिम्टम। हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, बुखार जैसा हो जाता है। दूसरा टेम्परेचर रेडनेस हो जाती है, यानी कि वहां पे जिस जगह पे वो इन्फेक्शन हुआ वो लाल हो जाएगा। अगला है स्वेलिंग हो जाता है, और क्या होता है, कुछ केमिकल वहां से रिलीज होता है। यानी जो 5 सिम्टम हमको दिखाई देते हैं, इसी को इन्फ्लामेशन कहते हैं। यानी मोटे भाषा में एक शब्द में कहा जाए तो एंटीजन के बॉडी पे अटैक करने के बाद हमारा एंटीबॉडी, हमारा इम्यून सिस्टम जो रिएक्शन करता है, उस रिएक्शन को हम एलर्जिक रिएक्शन या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहते हैं। और उस हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के बाद हमारे टिश्यू, हमारे ऑर्गन, हमारे सेल में जो भी परिवर्तन होता है, टेम्परेचर, पेन, रेडनेस, स्वेलिंग और केमिकल रिलीज, इसी को हम इन्फ्लामेशन कहते हैं। ये मोटा मोटा मैंने आपको एक बार में, एक लाइन में सारी स्टोरी आपको मैंने यहाँ पे समझाने की पूरी कोशिश की। अब हम चलते हैं अपने नोट्स की तरफ और आपको स्लाइड्स से थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो हम स्लाइड से आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन दोस्तों बेसिकली जब भी कोई हमारे बॉडी में एंटीजन आता है, उसके रिस्पांस में हमारा इम्यून सिस्टम जो रिएक्शन करता है, उसे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन या एलर्जिक रिएक्शन कहते हैं। ये रिएक्शन हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम देखिए, अगर इसको हम इस तरह से डिवाइड करना चाहें तो एक बार आपको थोड़ा फिर से ले चलते हैं बोर्ड की तरफ और इस रिएक्शन को समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो रिएक्शन के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन ये होते हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन एंड टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। 4 प्रकार के रिएक्शन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन। और ऑन द बेसिस ऑफ टाइम कि कितनी देर तक ये रिएक्शन चलेगा, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं इमीडिएट और दूसरे होते हैं डिलेड। ये दो प्रकार के रिएक्शन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम के आधार पर अगर कोई रिएक्शन बॉडी में कोई भी एलर्जी हुई, तुरंत रिस्पांस होने। आप देखते हैं किसी को सर्दी, धूप लगने पे, ठंडी लगने पे तुरंत सर्दी शुरू हो जाती है, जुकाम हो जाता है, वो इमीडिएट है। किसी को 2-3 दिन लगते हैं बीमार होने में,
वो डिलेड है। तो जो रिएक्शन तुरंत शुरू हो गए वो इमीडिएट, जो देर में होते हैं उन्हें डिलेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। और ऐसे रिएक्शन के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि किस पार्ट के द्वारा हो रहा है, उस पार्ट के आधार पर अगर हम देखें तो जो रिएक्शन होते हैं दोस्तों वो 2 प्रकार के होते हैं, सेलुलर और ह्यूमरल। तो इसमें से जो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 है ये ह्यूमरल के अंतर्गत आते हैं। इसको भी इस चीज को नोट कर लेना, लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ये ह्यूमरल के अंतर्गत आते हैं, यानी इसका रिएक्शन एंटीबॉडी के द्वारा होता है। अब कौन कौन सी एंटीबॉडी, IgE होता है, IgM होता है, IgG होता है, ये खास 3 एंटीबॉडीज पे काम करते हैं। और जो चौथा वाला है वो सेलुलर है, यानी यहां पर देखा जाए तो सेल रिस्पॉन्स करते हैं, थायराइड सेल्स, थाइमस सेल्स। और ये जो है एक क्लासिफिकेशन मैं कहता हूं, जो शुरू के टॉप 3 हैं ये इमीडिएट वाले हैं और लास्ट वाला डिलेड वाला है। तो अब हम जानने वाले हैं कि चारों रिएक्शन टाइप 1 में कौन सा एंटीबॉडी कैसे काम करता है, टाइप 2 में कैसे करता है, टाइप 3 में, टाइप 4 में। इसको हम शॉर्ट में पढ़ेंगे क्योंकि इसको ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं अपने सेकेंड ईयर में पैथोलॉजी में, तो ये आपके एग्जाम में इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा 6th सेमेस्टर में। तो इसको हम शॉर्ट के जरिए अपने नोट्स के जरिए पढ़ने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। 4 प्रकार के रिएक्शन, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, और ऑन द बेसिस ऑफ एंटीबॉडी रिलेटेड ये टाइप 4 जो होता है। ठीक है, अब आगे हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन टाइम के आधार पर 2 प्रकार के, इमीडिएट और डिलेड, और मैकेनिज्म के आधार पर 4 प्रकार के। मैंने बताया टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंटीबॉडी से होता है। तो टाइप 1 होता है IgE एंटीबॉडी से, याद करना IgE। टाइप 2 जो होता है वो साइटोसिस है, मीडिएटेड है। टाइप 3 इम्यून कॉम्प्लेक्स बनाता है, और टाइप 4 सेल्फ मीडिएटेड है। चलिए हम बारी बारी से जान लेते हैं, थोड़ा सा जानते हैं कि इमीडिएट और डिलेड में फर्क क्या है। इमीडिएट रिएक्शन जो होता है वो तुरंत होता है, डिलेड कुछ देर बाद आपको दिखेगा बॉडी में सिम्टम। इमीडिएट में क्या होता है, जो एंटीजन है वो किसी भी रूट से घुस सकते हैं बॉडी में, बेसिकली नाक से, आंख से, कान से, कैविटी में। और जो डिलेड वाला है ये स्किन के द्वारा घुसते हैं बॉडी में, स्किन से रिएक्शन होता है। इमीडिएट में बी सेल और एंटीबॉडी मीडिएटेड होता है, जबकि डिलेड जो होता है वो टी सेल। मैंने बताया 1, 2, 3 जो है टाइप 4, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 आपका पहले इसके अंदर आते हैं, टाइप 4 उसके आते हैं। तो टी सेल से होगा, ये से होगा, इसको याद रखिएगा। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि टाइप 1 रिएक्शन कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि इसके नोट्स आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे आपकी वेबसाइट से। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन होते हैं। एक एंटीजन होता है जिसको हम एलर्जन भी कहते हैं, जो बाहर से हमारी बॉडी में आता है। वो धूल हो सकता है, डस्ट हो सकता है, कोई केमिकल हो सकता है। और जैसे ही हमारी बॉडी में वो एंटीजन आता है, हमारी बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स है, जो हमारा ये तुरंत एंटीजन आके हमारी बॉडी में जैसे ही आएगा, एंटीबॉडी IgE एक्टिव हो जाएगा। और IgE जैसे ही एक्टिव होगा, मैं आपको यहाँ पे इसकी मैकेनिज्म समझा देता हूँ कि क्या। और इसी रिएक्शन को एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन कहते हैं। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी रिएक्शन को एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन कहते हैं। कभी एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट इज द एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन, तो ये कौन सा है, टाइप 1 है। और ये किस एंटीबॉडी से होता है, IgE। इसका मैकेनिज्म मैं समझाता हूँ आपको सॉल्व करना। जैसे ही आपका एंटीजन हमारी बॉडी में आया, तो हमारा IgE एंटीबॉडी क्या करता है, तुरंत जाकर के उस एंटीजन से चिपक जाता है। ठीक है, इस तरह समझिए कि जैसे ही हमारा ये एंटीजन आया, वो एंटीजन तुरंत जाके हमारा जो IgE एंटीबॉडी है वो इस एंटीजन को चिपक लेता है। और वो IgE एंटीबॉडी जाने के बाद कहां पे जाता है, मास्ट सेल के पास। हमारी बॉडी में मास्ट सेल्स होते हैं, बेसोफिल सेल्स होते हैं, WBCs होते हैं, वो सारे इम्यूनिटी के लिए होते हैं। तो वो क्या करेगा, इसको इस तरह समझिए मेरे बच्चों, मैं आपको समझा देना चाहता हूं थोड़ा सा, कि जैसे ही ये हमारा एंटीजन आया, इसको मैं इस कलर से यूज कर रहा हूं। ठीक है, ये देखिए, जैसे ही ये हमारा एंटीजन आया, तो हमारी बॉडी में आपको पता है कि ये जो शेप होता है किसका होता है, ये शेप होता है एंटीबॉडी का। और एंटीबॉडी कौन सा, IgE। ये तुरंत एंटीजन IgE जाके इसको पकड़ ले, यानी इसको पकड़ के अपने पास यहाँ पे बैठा ले। और बैठाने पर क्या करेगा, कहेगा चल चल मेरे मालिक के पास। तो उसको बहुत बदमाशी आती है ना, चल मेरे मालिक के पास चल, और इसको उठा के ले आएगा अपने मालिक के पास। यानी इसका मालिक कौन है, मास्ट सेल। और मास्ट सेल में जाके ये एंटीजन चिपक जाएगा, एंटीबॉडी चिपक जाएगा एंटीजन को पकड़ के। देखिए आप देखे होंगे यहाँ पे, आप देखिए इसके स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये जो आपका मास्ट सेल का स्ट्रक्चर है,
इस मास्ट सेल के ऊपर IgE एंटीबॉडी चिपके होते हैं और ये गया एंटीजन को पकड़ के ले आया और जाके यहाँ पे बैठ गया। अब इससे शिकायत करेगा मास्ट सेल से, भैया देखो बहुत बदमाशी कर रहा है, इसको सुधार दो। अब मास्ट सेल क्या करेंगे, मास्ट सेल के साथ बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, इसके बाद बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो एलर्जी रिएक्शन कॉज करते हैं। मास्ट सेल क्या करेगा, तुरंत ही शॉकिंग डोज पे आ जाएगा, यानी कि तुरंत उसको मारने के लिए कहेगा तुझको मैं सबक सिखाता हूँ, निकालेगा डंडा, ले भना भन, ले भना भन। मतलब शॉकिंग डोज देना मतलब है कि जैसे ही एंटीजन कंबाइन होगा आईजी के सेल मेम्ब्रेन में, क्या करेगा, ये वहां पे आके चिपकेगा। इसे कहते हैं क्रॉस लिंकिंग बिटवीन एडजेसेंट एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। इसको ऐसे याद करिएगा यहाँ पे दोस्तों कि क्या होगा, क्रॉस लिंकिंग होगी, उसके बाद ये सेल की परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, यहाँ पे तुरंत कैल्शियम आयन रिलीज होगा। जैसे यहाँ पे आके जुड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से सेल मेम्ब्रेन से ये इसकी यहाँ पे तुरंत कैल्शियम आयन जो होगा वो बाहर से अंदर की ओर जाएगा, और जैसे ही कैल्शियम आयन अंदर जाएगा इस सेल मेम्ब्रेन के, मास्ट सेल के मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बढ़ जाएगी। और जब इस मास्ट सेल की परमेबिलिटी बढ़ जाएगी दोस्तों, तो अब फिर क्या होगा, परमेबिलिटी बढ़ेगी तो डीग्रेन्युलेशन होगा। व्हाट इज द डीग्रेन्युलेशन? अब देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये मेम्ब्रेन फट गया, मास्ट सेल का मेम्ब्रेन फट गया और यहाँ से सारे हिस्टामिन और जितने भी केमिकल है मास्ट सेल से, इंफ्लेमेटरी केमिकल्स, वो निकलना शुरू करेंगे और वो निकल करके इस एंटीजन को मारेंगे और साथ साथ में उस सेल को भी मारेंगे जिस सेल में एंटीजन चिपका है, यानी ये एंटीजन के साथ साथ उस सेल को भी नष्ट कर देते हैं, उस सेल को भी बर्बाद कर देते हैं। ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ फर्स्ट टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। मैंने आपको ये शॉर्ट में समझाया, इसको एज इट इज लिख लीजिएगा, ठीक है। एटॉपी मतलब क्या होता है कि जब हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन किसी लोकल लेवल पे होती है, लोकल लेवल मतलब कि किसी भी छोटे लोकल एलर्जन से होती है, उसको एटॉपी कहते हैं। यानी हाइपर सेंसिटिविटी को ही वन को एनाफाइलेक्सिस भी कहते हैं और एटॉपी कहते हैं। जैसे कि आपने कोई डस्ट, कोई पॉलन ग्रेन, कोई आपने गंदा चीज स्मेल कर लिया, मिल्क, एग, फिश, चॉकलेट, वूल, नायलॉन, एनिमल, कई प्रकार के ड्रग, पेनिसिलिन, सेंसिलेट, एनेस्थीसिया, इन सब से किसी को एलर्जी होती है, उससे जो रिएक्शंस होते हैं उसको हम लोग एटॉपी रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों ने यहाँ तक इसकी मैकेनिज्म देखी। चलिए अब हम आगे बात करते हैं टाइप सेकंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को। तो टाइप 1 आपको समझ आ गया। टाइप 1 में आईजीई एंटीबॉडी का काम है, वो आईजीई एंटीबॉडी जाकर के उसको पकड़ेगा एंटीजन को, फिर जाकर मास्ट सेल के पास जाएगा, उससे शिकायत करेगा, मास्ट सेल भड़क जाएंगे, फट जाएंगे और अपना केमिकल निकाल देंगे, हिस्टामिन वगैरह, और वो एंटीजन को मार देगा, सेल को डैमेज कर देगा। दिस इज कॉल्ड टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। मेरे ख्याल से इससे आसान भाषा में समझाना संभव नहीं। टाइप 2 में क्या होता है? टाइप 2 में जब एंटीजन आएगा तो उस समय आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडी काम करते हैं। रिपीट कर रहा हूं, टाइप 1 में आईजीई एंटीबॉडी थे, तो टाइप 2 में आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडी है। सेम कहानी होने वाली है। क्या करेंगे, जैसे ही वो बाइंड करेगा सेम मैकेनिज्म होगा, सेल के साथ इंजरी होगा, डिसफंक्शन होगा उस टारगेट सेल पे, यानी उस सेल को डैमेज करेंगे। जैसे उसने किया था वैसे ही करेगा, बस यहाँ पे एंटीबॉडी डिफरेंट है। आपको ये चीज याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंटीबॉडी यहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है। चलिए हम थोड़ा सा इसका रिएक्शंस देख लेते हैं, कैसे इसका रिएक्शन होता है। तो देखिए सेम मैकेनिज्म जिसको यहाँ पे है कि जैसे ही आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडी जाकर के उस एंटीजन से जुड़ेंगे, जैसे कि पहले मैंने देखा था, जुड़ते ही एंटीजन के साथ सेल में लिसिस शुरू होती है, यानी जो सेल है ये टूटने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं, ब्रेक डाउन होने लगते हैं। और जैसे ही सेल डैमेज होने लगता है, सेल के सरफेस पे जो एंटीजन लगे हुए होते हैं, हर सेल के सरफेस पे आप जानते हैं दोस्तों एंटीजन होते हैं, क्योंकि एंटीजन प्रोटीन का बना है। सेल के सरफेस पे एंटीजन होते हैं, मैंने आपको शुरू में बताया था स्टार्टिंग में। तो वो एंटीजन क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे सभी ड्रग्स को और ऑटोमेटिक वो सेल नष्ट हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। शॉर्टकट में आपको ये मैकेनिज्म याद करनी है और कुछ नहीं, उसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ बनाया गया है। इस जैसे एलर्जन सेल से बाइंड किया, स्टिमुलेट किया एंटीबॉडी और एंटीबॉडीज करके ये सारे अलग अलग इफेक्ट होते हैं जिससे वो सेल डैमेज होता है। बस इतना ही आपको लिखना है शॉर्ट में, बहुत डिटेल में आपको ये सब चीजें नहीं करनी है, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं टाइप 3, टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन में। तो यहाँ पे जो आपके फ्री एंटीजन है वो एंटीबॉडी के साथ बाइंड करते हैं, ठीक है। अब ये जो एंटीबॉडी है ये प्राइम एंटीबॉडी है, यानी यहाँ पे आईजीजी, आईजीएम, आईजीई सभी वर्ड के इन्वॉल्व हो सकते हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है टाइप 1 टाइप 2 की तरह।
तो जैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी से बाइंड करेगा एक कॉम्प्लेक्स बनता है और उस कॉम्प्लेक्स को नाम होता है दोस्तों इम्यून कॉम्प्लेक्स। एक लार्जर इम्यून कॉम्प्लेक्स बनता है और उस लार्जर इम्यून कॉम्प्लेक्स की वजह से क्या होता है, जो ब्लड वेसल में या टिश्यू में वो जाके इकट्ठा हो जाता है और इकट्ठा होने के बाद वहां पे इन्फ्लेमेशन काज करता है। यानी इसका मैकेनिज्म अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप इस तरह समझिएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको फिगर के द्वारा इसका मैकेनिज्म ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। देखिए इसको इस तरह समझिए दोस्तों कि मान लीजिए कोई ब्लड वेसल है और इस ब्लड वेसल में यहाँ पे ये कोई एलर्जन यानी कोई एंटीजन यहाँ पे आके पहुंचा है, तो क्या करेगा, तुरंत ही ये एंटीजन हमारा जो दूसरा ये एंटीबॉडी है, देखिए ये एंटीबॉडी है, ये एंटीजन इस एंटीबॉडी के साथ मिल करके एक एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाएगा। देखिए ये बन गया एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स और ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जाकर के यहीं पर इकट्ठा हो जाएगा। आप देख रहे हैं ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स यहीं पर इकट्ठा हो गया और इकट्ठा होने के बाद इस ब्लड वेसल पे जब इकट्ठा हो गया तो ब्लड वेसल को ब्लॉक कर दिया और जैसे ही ब्लड वेसल ब्लॉक होगा इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जो है हिस्टामिन वगैरह जो भी है मास्ट सेल से रिलीज होना शुरू हो जाएंगे और ये इस सेल को इस ब्लड वेसल को डैमेज करना शुरू कर देंगे, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज करना शुरू कर देंगे। ये टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। अब चलिए इस थर्ड रिएक्शन को हम थोड़ा सा इसके फिगर के जरिए मैकेनिज्म के जरिए देख लेते हैं। ठीक है, आपके सामने दिख रहा है कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना, वहां पे तुरंत कॉम्प्लेक्स जैसे ही एक्टिवेट हुआ तो वहां से हमारी ब्लड वेसल्स में इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर रिलीज होना शुरू हो गए, वैस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ गई यानी ब्लड वेसल का साइज बढ़ने लगेगा और वहां पे ढेर सारे न्यूट्रोफिल्स यानी डब्ल्यूबीसी सेल आके वहां पे इकट्ठा होने लगेंगे और डब्ल्यूबीसी सेल जब इकट्ठा होंगे आपको पता है डब्ल्यूबीसी सेल क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं और वहां पे इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगा। टाइप 1 में आईजीई था, टाइप 2 में आईजीजी और आईजीएम था और टाइप 3 में सभी प्रकार के एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन थे, ये हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो ये टाइप 3 एंटीजन रिएक्शन थे। कुछ और नोट्स है आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से रिएक्शन, जैसे कि जो सीरम सिकनेस है, आर्थराइटिस है, एस्परजिलस है, जॉइंट पेन है, ये सभी टाइप 3 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन के कारण होते हैं। ठीक है, और भी रिएक्शंस होते हैं जैसे कि करीब 3 से 10 घंटे इसको लगते हैं रिएक्शन होने में, इसको इमीडिएट के करके रखा जाता है। इसमें आईजीजी आईजीएम एंटीबॉडीज ज्यादातर इन्वॉल्व होते हैं इस प्रकार के रिएक्शन में। ये बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन सिस्टेमिक लूपस इन सभी कारणों से ये इन्फ्लेमेशन होता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं। अगला है टाइप 4 जिसको हम लोग हाइपरसेंसिटिविटी को डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी कहते हैं, याद रखिएगा। टाइप 1 को एनाफाइलेक्सिस कहते हैं, टाइप 4 को डिलेड कहते हैं। इसमें बेसिकली टी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे ही कोई एंटीजन आएगा वो हमारी बॉडी में जो टी सेल है थाइमस से वो एक्टिव होंगे, वो एंटीजन के साथ जाके जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद वहां पर मोनोन्यूक्लियर सेल्स अपनी संख्या को बढ़ाएंगे और इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस होगा, यानी वो भी सेल को डैमेज करेंगे और उस रिस्पांस को ही हम लोग इन्फ्लेमेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं दोस्तों कि जैसे एंटीजन आया हमारा जो टी सेल है वो तुरंत सेंसिटाइज हो गया, तुरंत उत्तेजित हो गया और उसके बाद वो स्पेसिफिक एंटीजन से जाके कंबाइन करेगा। मैकेनिज्म मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूं, उसको कंबाइन करेगा और कंबाइन करने के बाद वो जो कंपाउंड है कॉम्प्लेक्स है वो सेल वो साइटोकाइन से रिलीज करेगा। साइटोकाइन से एक तरह का जहर है, एक केमिकल है जो सेल रिलीज करता है उस एंटीजन को मारने के लिए। वो जो साइटोकाइन रिलीज करेगा वो साइटोकाइन ल्यूकोसाइट मैक्रोफेज टिश्यू पे सब पे असर करता है और वहां पे सेल को डेथ करता है, एंटीजन को डेथ करता है और वहां से इन्फ्लेमेशन दोस्तों इन्फ्लेमेशन जो होता है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, ये बेसिकली टी सेल बन रहा है, कैसे बन रहा है, इसमें CD4 सेल वगैरह इन्वॉल्व है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोगों ने देख लिया कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 शॉर्ट में समझा दिया, याद कर लेना, एग्जाम में पूछ सकता है। बढ़ते हैं इसी में नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है इम्यूनोस्टिमुलेंट। देखिए अभी कोरोना आया था, बाबा रामदेव जी ने कोरोलिन निकाल दिया और खूब लोगों ने गिलोय की लकड़ी का काढ़ा बनाया, तो गिलोय पिया, गिलोय की टैबलेट खाई, सबको लगा इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ेगी हमारा शरीर कोरोना से लड़ेगा और हमको कुछ नहीं होगा। इम्यूनिटी बढ़ाने का मतलब है कि कभी कभी भाई देशी की हमारे देश में जैसे कोई देश है, उस देश की सेना थोड़ी कमजोर है, अगर उस पर कोई आक्रमण करेगा दूसरा देश तो कमजोर है, तुरंत हाथ खड़ा कर देगा। जैसे भी आपने एग्जांपल देखा अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में जब तालिबान ने अटैक किया तो वहां की सेना कमजोर थी, तुरंत छोड़कर भाग गई। तो अगर किसी शरीर में इम्यूनिटी कमजोर है, सेना की तरह इम्यूनिटी कमजोर है, तो
कोई बीमारी उसको तुरंत पकड़ लेगी। जैसे ही कोई बैक्टीरिया वायरस आएगा, इम्यूनिटी भाग जाएगी छोड़ के और शरीर बीमार हो जाएगा। तो ऐसे केस में हम कुछ अलग प्रकार की दवाइयां देते हैं जो हमारी शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाती है। जैसे बाबा रामदेव ने सबको खिलाया गिलोय, तो उसे एक तरह से गिलोय क्या है, वो इम्यूनो स्टिमुलेंट है। इम्यूनो स्टिमुलेंट क्या होता है? इम्यूनो स्टिमुलेंट आर द सब्सटेंस दैट इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ द इम्यून सिस्टम टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिजीज। किसी भी बीमारी के खिलाफ लड़ने की जो क्षमता बढ़ाने की दवा होती है उसे इम्यूनो स्टिमुलेंट कहते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं? विटामिन आते हैं, ठीक है। इसके हमारी बॉडी में जो विटामिन यूज करने से विटामिन सी, विटामिन डी, ये सब खाने से बॉडी में इम्यून सिस्टम बढ़ता है। इसे हम लोग इम्यूनो डिफिशियंसी बीमारियों के खिलाफ इसको लड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे बात कर लेते हैं। इम्यूनो स्टिमुलेंट जो ड्रग्स होते हैं वो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक स्पेसिफिक इम्यूनो स्टिमुलेंट होते हैं, एक नॉन स्पेसिफिक इम्यूनो स्टिमुलेंट होते हैं। स्पेसिफिक मतलब जो किसी खास बीमारी के लिए होता है। जैसे कि हमने कहा कि चेचक है तो केवल चेचक बीमारी पे असर करेगा, ये इम्यूनो स्टिमुलेंट। जैसे कोरोना है तो केवल कोरोना पे असर करेगा, जैसे कि टीबी है तो केवल टीबी पे असर करेगा। तो इसके लिए क्या होता है, जो किसी खास बीमारी के लिए होता है, हम लोग टीका लगवाते हैं, टीका वैक्सीनेशन, तो वैक्सीनेशन करते हैं क्या होता है, हमारी इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है, लेकिन किसी खास रोग के लिए। तो जो वैक्सीन है वो स्पेसिफिक इम्यूनो स्टिमुलेंट है। लेकिन जब गिलोय खाते हैं तो गिलोय तो सबके लिए असर करेगा, किसी खास बीमारी के लिए तो सभी की इम्यूनिटी बढ़ाएगा। वो क्या है, नॉन स्पेसिफिक है, जो सभी प्रकार के एंटीजन के खिलाफ काम करता है, उसको बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स, आईजी, यानी कि हम लोगों ने पढ़ा है। ये हमारा दूसरा एग्जांपल है। आगे हम बात कर लेते हैं और कुछ एग्जांपल है क्लासिफिकेशन, जैसे कि वैक्सीन्स हो गए, एडजुवेंट्स हो गए, इम्यूनोग्लोबुलिन्स हो गए, और मिसलेनियस में कुछ दवाइयां होती हैं जो इम्यूनोस्टिमुलेंट दिया जाता है, जैसे कि लेवाविसोल है, थैलिडोमाइड है, आइसोप्रिनोसिन है, इम्यूनोसाइन है। ये दवाइयां हैं, हम लोग यूज करते हैं एज अ इम्यूनोस्टिमुलेंट। बस इतना टॉपिक है। इसी तरह से दूसरा है इम्यूनोसप्रेसेंट। कभी कभी किसी इंसान के किसी देश की आर्मी इतना एक्टिव हो जाए कि अगर उसको कोई दुश्मन नहीं मिल रहा है, बैठे बैठे भी आ रहा है, तो लगा अपने को मारने पीटने, धाय 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 धाय। तो भैया हमको तो ऐसे भी नहीं चाहिए कि इतना एक्टिव हो गए कि अपने लोगों को मारे पड़े हैं। तो वो केस में क्या होता है कि जब हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम इतना गिलोय बटी खाए, इतना काढ़ा पिए कि इतना ज्यादा एक्टिवेट हो गया कि अब हमारी बॉडी के ही रिएक्शंस को करने लगा, यानी अपने आप इम्यून सिस्टम एक्टिव हो रहा है, अपने आप इन्फ्लेमेशन होता जा रहा है बिना किसी एंटीजन के, यानी हमारी बॉडी के किसी पार्ट को वो नॉन सेल्फ की तरह देख रहा है और उस पर रिएक्शन कर रहा है। तो जब इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिवेट हो जाता है, ऑटो इम्यून डिजीज होने लगती है, तो इम्यून सिस्टम को दबाने की जरूरत होती है, और इम्यून सिस्टम को दबाने के लिए जो हम दवा लेते हैं उसे इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग कहते हैं, जो इम्यूनो सिस्टम को सप्रेस करता है। तो दे आर द इम्यूनोसप्रेसेंट। तो इम्यूनोसप्रेसेंट क्या होता है? इन्वॉल्व्स एन एक्ट दैट रिड्यूस द एक्टिवेशन और एफिकेसी ऑफ द इम्यून सिस्टम, जो घटा देती है। सम पोर्शंस ऑफ द इम्यून सिस्टम इटसेल्फ हैव immunosuppressive effect on the other parts of the immune system, and immunosuppression may occur as in the adverse reaction of treatment। ठीक है, अब immunosuppressant ड्रग क्या है? ऐसी दवाइयां जिसको हम इम्यून सिस्टम को लो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं immunosuppressant। लाइक an immunosuppressant is any agent that causes immunosuppression including immunosuppressive drugs, सब environmental toxin, ये सब क्या है? immunosuppressant drugs। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कौन कौन सी दवाइयां हैं जो हम लोग इम्यूनोसप्रेशन की तरह यूज करते हैं। जैसे कि साइटोप्लाज्मिक में सेंटिनोमियम आता है, माइक्रोफिनोलेट और ट्राइकोलुमियस, एजाथायोप्रिन और म्यूरोमनेट। ठीक है, ये दवाइयां जो है इसके एजाथायोप्रिन वगैरह इस्तेमाल होते हैं जो इम्यूनोसप्रेसेंट, जो हमारे शरीर में इम्यूनो सिस्टम को सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो एक बार सबसे फिर सबको छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम लोग ने यूनिट नंबर 4 का लेक्चर नंबर 2 आज खत्म कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई क्लास के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।